आप सब लोग अच्छे होंगे। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, ग्रेविटेशन की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशन के बारे में आप लोगों ने तो पढ़ लिया था, लेकिन आज हम एक लेक्चर लेंगे जो कम्प्लीटली 2 टॉपिक आपके कवर करेंगे, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और अगला जो होगा वो ग्रेविटी क्या है, और अगला टॉपिक उसके बाद स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में रिलेशन क्या है, the relation between a small g and capital G. So we are going to start Newton's law of gravitation. लेकिन इसके पहले भी हम एक टॉपिक बात करेंगे, ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं कि ग्रेविटेशन होता क्या है। ये ग्रेविटेशन लिखा हुआ है, क्या है ग्रेविटेशन। तो 1686 में न्यूटन ने कुछ डिस्कवर किया, जो कि किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। आपको पता ही है कि वो एप्पल वाली कहानी समझ में आ रही है। तो आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट जो कि सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट करने के कारण जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है 2 बॉडीज के बीच का, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बहुत स्मॉल फोर्स है, वीक फोर्स है, इतना हमें आभास नहीं होता। हमारे चारों तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, वो हमें भी अपने तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। क्यों नहीं महसूस होता? क्योंकि चारों तरफ से हमारे ऊपर फोर्स लग रहा होता है। इस प्रकार से वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। बैलेंस हो जाने के कारण हमें पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूटन्स ने क्या कहा कि एक लॉ दे दिया उसने, और लॉ क्या दे दिया कि वो किस पर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। केपलर के लॉ, 3 केपलर के लॉ हैं, उनसे उन्होंने डिड्यूस किया कि एक लॉ जिसे न्यूटन्स लॉ कहा गया, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडीज, 2 बॉडीज। जो 2 बॉडीज हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, मास के प्रोडक्ट के यानी मल्टीप्लाई कीजिए। एक का मास यहाँ देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, इसका मास कितना है, m1 है, और इसका कितना है, m2 है। तो आपने देखा कि पहला फॉर्मूला निकाल के दे दिया इसने, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, यानी m1 और m2 का प्रोडक्ट अगर गुणा किया जाए और मल्टीप्लाई किया जाए, अगर ज़्यादा मात्रा आती है तो फोर्स ज़्यादा होगा, अगर कम मात्रा आएगी तो क्या होगा, फोर्स कम होगा। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब यही होता है कि एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, और एक घटती है तो दूसरी भी क्या होती है, घटती रहती है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रोपोर्शनलिटी होता क्या है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है कि प्रोपोर्शन यानी रेशियो है एक प्रकार का, कि आप देख सकते हैं कि रेशियो किस प्रकार से है। फोर्स कब बढ़ेगा, जब मास बढ़ेगा। फोर्स कब घटेगा, जब मास घटेगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप देखते जा रहे हैं कि ये मास अगर 2 किलो है, 2 किलो ये भी है, तो 2 जा कितना होगा, 4, तो 4 आएगा यहाँ पर, 4 न्यूटन आएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर 16 जा होगा तो ज़्यादा होगा। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, यानी मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा। इस प्रकार समझ सकते हैं। अब दूसरी चीज़ उसने क्या प्रूफ किया, उसने प्रूफ किया कि उनके बीच जैसे जैसे डिस्टेंस हम बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे उनके बीच की जो होती है फोर्स लगने की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रोसेस होती है, वो कम हो जाएगी। आप जानते हैं कि 2 मैग्नेट को पास लाया जाता है तो ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, जबकि उनको दूर ले जाया जाता है तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। इस प्रकार आप समझ पा रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट, यानी दोनों ऑब्जेक्ट का जो सेपरेशन है उनका जब स्क्वायर किया जाता है तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली का मतलब समझ रहे हैं कि फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब उनके बीच का फोर्स जो होगा वो बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब उनके बीच का सेपरेशन कम होगा, यानी दूरी कम होगी, डिस्टेंस कम होगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर अगर 1 माने और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो इस प्रकार से आपको समझ में आता है कि दोनों को कंबाइन करने के बाद आपको क्या मिलता है। आप देख रहे हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ आप इसे और जूम करके देख सकते हैं कि F इज इक्वल, इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आर स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, अब बताएंगे कि दिख रहा है कि एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, लेकिन कितना घटेगा, अब उसको जानने के लिए हमें क्या करना होता है,
आप जरा ध्यान देंगे, उसको हमें जानने के लिए क्या करना होता है, एक कांस्टेंट लाना होता है जिसे हम कैपिटल जी के तौर पर लेके आते हैं यहाँ पर। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी कि कैपिटल जी इज द कांस्टेंट। कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी इज द कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है, बाय प्रैक्टिकल ये फाइंड करते हैं तो क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। बातें समझ में आ गई। और इसका यूनिट क्या होगा, देखते हैं, जी को यहीं छोड़ दीजिए और इसके आर को इधर लेके आइए, और एम और M1 M2 को इसके नीचे जाएंगे, तो जी इज इक्वल टू एक फॉर्मूला बन के आएगा, क्या आएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई M1 M2। ठीक है, अब इससे आप इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। फोर्स एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, डिस्टेंस आर की क्या होगी, मीटर स्क्वायर, देखिए, और डिवाइड बाई आपको दिख रहा है मीटर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, और नीचे मास है तो 2 बार मास है तो केजी का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। तो आपको टोटल जो आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जो फोर्स कैपिटल जी की जो यूनिट मिलेगी वह आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर कैपिटल जी की जो यूनिट मिलेगी वो 6.67 इंटू 10, ये जो टोटल वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और क्या है इसकी यूनिट, आप कहेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी किलोग्राम का स्क्वायर। तो यह रहा हमारा पहला। अब हम देखते हैं अगले स्लाइड में, देखते हैं, ध्यान दीजिए कि अब ग्रेविटेशनल, इसे हम कहते क्या हैं, जरा ध्यान देंगे आप। ये जो आपको दिख रहा है सामने, अब आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या है, तो इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज यूनिट मास। अगर हम कहते हैं कि M1 इज इक्वल टू 1, M2 इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाए, R इज इक्वल टू 1, यूनिट डिस्टेंस हो गया, तो F इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, G के हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, और यही G जो है वो किसके बराबर होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 की बात करेगा। बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जब यूनिट मास हो और यूनिट डिस्टेंस हो तो लगने वाला जो फोर्स होता है वो किसके बराबर हो जाता है, कैपिटल जी के। और कैपिटल जी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू आपको यहाँ दी हुई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अब अर्थ जो है एक फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जैसे सैटेलाइट जाती है या आप भेज देते हैं स्पेस में, तो उसके बाद आप देखते हैं कि कभी कभी काफ़ी चीज़ें आप कूदने की कोशिश करते हो, बार बार आप जमीन पर आ जाते हो, क्यों आ जाते हो, ये क्या है, कह रहा है इन द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच एक्ट्स बिटवीन एनी टू बॉडीज। किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपको हो गए कि ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। इफ वन बॉडी ऑफ दिस टू बॉडी इज, क्या कहलाता है, अर्थ। अगर उनमें से कोई एक अर्थ है तो क्या कहलाएगा, आपका ग्रेविटी कहलाएगी। अगर उनमें से कोई भी एक अर्थ नहीं है तो क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, या कुछ भी कह सकते हैं उसे, ग्रेविटेशनल ही केवल कह सकते हैं। लेकिन यह भी ग्रेविटेशनल है कि अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में भी है, और अर्थ ना हो, यानी अर्थ है तो किसी भी ऑब्जेक्ट हो तो उसे ग्रेविटी भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाई विच अर्थ अट्रैक्ट एनी टू बॉडीज टूवर्ड्स इट्स सेंटर। अब किसी को अपनी तरफ खींचता है, अपने सेंटर की तरफ खींचता है, तो वो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, आपको पता है, जब ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रही होती है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जब गिरेगी तो पहले तो स्टार्ट करेगी, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। बातें समझ में आ रही होंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगला टॉपिक कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज per second increase in the velocity of an object falling freely towards the earth expressed by small g। तो स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया गया है। कहने का मतलब क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो उसकी पर सेकंड में कितनी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है।
यानी पर सेकंड में स्पीड जो है बढ़ जाए, तो उसी घटना को हम क्या कहते हैं, उसी इंसिडेंट को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, और इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थ पर आपकी जो जी होती है वो कितनी होती है, 9.8। और दूसरी चीज ये भी जानने वाली बात है कि अर्थ पर 2 पॉइंट ऐसे होते हैं, एक इक्वेटर होता है और एक क्या होता है, आपका पोल होता है। तो पोल और इक्वेटर की बात करें तो पोल पर क्या होता है, सबसे मैक्सिमम जी की वैल्यू होती है, स्मॉल जी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहाँ रेडियस कम है। ठीक है, 21 किलोमीटर उनकी तुलना में, इक्वेटर की तुलना में, इक्वेटर पर 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है, इसलिए आपकी स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो कहाँ ज़्यादा होती है, वो क्या होता है, पोल पर ज़्यादा होती है, और उस पर चले जाए इक्वेटर पर तो कम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अभी हम प्रूफ कर देंगे कि हाँ कैसे होती है। ठीक है, अगला जो टॉपिक हमारा, जरा ध्यान देंगे, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, आपने देखा कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इसका सेंटर ये है, तो आपने कहा ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, कैपिटल आर, ये रेडियस ऑफ अर्थ होगा, और इसका मास कितना है, हमने मान लिया कि मास ऑफ अर्थ कितना है, कैपिटल एम मान लेंगे। अब इस पर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उसका क्या नाम है, इस कोई भी हो तो उसका मास कितना है, स्मॉल एम हमने ले लिया। बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, अर्थ और बॉडी के बीच में। तो आप कहोगे कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ एफ इज इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्यों भाई, यही तो न्यूटन्स लॉ है। क्लियर? और दूसरा अगर हम कहते हैं वेट की बात करें तो एफ इज इक्वल टू कितना होता है, आप कहोगे कि एफ इज इक्वल टू एम जी, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है अर्थ। तो इक्वेशन नंबर 2 इसे मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर इसे 1 मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है हमारे लिए। तो देखते हैं, कह रहा है कि सपोज द मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल एम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और रेडियस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल आर। द टोटल mass of the earth may be considered concentrated at the center। हम मान लेते हैं कि टोटल जो मास होता है वो कहाँ है। हम किसी चीज को जब पकड़ के उठाते हैं तो उसे किस जगह से पकड़ के उठाएं, जैसे हमने कोई चीज उठाई तो हम बात कर सकते हैं कि कहाँ से बैलेंस हो सकती है, तो वह जहाँ से बैलेंस होती है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाती है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ही हम मान सकते हैं कि वहां पर टोटल मास उसका क्या है, कंसंट्रेट है भाई। ठीक, अब हम बात कर सकते हैं कि कुछ हाइट पर कोई भी स्मॉल एम है, तो हम हाइट की बात ना करके हम कहते हैं सरफेस पर ही रखा हुआ स्मॉल एम है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसके आगे की बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें व्याख्या हो गई इसकी। अब आप बात कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो अब अगला देखते हैं क्या कर रहा है, ये आपको फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब कह रहा है कि आप जानते हैं कि वेट बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना आया, स्मॉल एम, और एक्सेलरेशन कितना आया, स्मॉल जी। ठीक है भाई, अब इन दोनों को हमने मान लिया कि दोनों एफ इक्वल हैं, एफ इधर भी है इसका और एफ इधर है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमने कहा कि दोनों जब एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब इधर वाले भी इनके बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हमने मान लिया। चलो एम जी इज इक्वल टू कितना रख दिया, जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखिए स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाता है, हो गया, तो स्मॉल जी बराबर क्या बचता है, कैपिटल जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर बचता है। इस प्रकार आपको समझ में आ जाता है कि स्मॉल जी जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। आप देख रहे हैं मास के, कैपिटल एम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, आर स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, मास और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी आर ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू कम होगी, आर कम होगा तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ मास तो फिक्स है और ये भी फिक्स है। इस प्रकार समझ सकते हैं जहाँ ज्यादा दूरी होगी, जहाँ ज्यादा रेडियस होगा अर्थ का, वहाँ क्या होगा, स्मॉल जी की वैल्यू कम होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।